जय श्री राम मित्रों, आज आया हूँ आपसे बात करने के लिए यूएई के और भारत के रिलेशनशिप के बारे में। और कल जो यूएई के राष्ट्रपति का भारत आगमन हुआ, वो भी बहुत शॉर्ट नोटिस पीरियड पे आगमन हुआ। कोई बंदा 6 घंटे की यात्रा करता है और भारत में 1.5 घंटे के आसपास, मतलब 105 मिनट एग्जैक्टली वो भारत में रुके और प्रधानमंत्री से डायरेक्टली उनकी बात हुई। तो ये जो मीटिंग्स होती है, जो शॉर्ट नोटिस पीरियड पे होती है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मीडिया में बहुत कम आती हैं, आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक बातें होती हैं। तो ये क्यों हुआ, क्यों अचानक से यूएई के राष्ट्रपति आए और मोदी जी उनको प्रोटोकॉल तोड़ करके रेड कारपेट बिछा करके और गले लगाया उन्होंने एयरपोर्ट पे उनको। और मोदी जी का ट्वीट भी आया कि वो अपने भाई को लेने गए, मतलब मुस्लिम भाई। उनके बोलने का मतलब यही है कि मोदी जी का एक मुस्लिम भाई है जिसको वो मतलब ग्रीट करने के लिए और रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। और ये जो नया उनका आजकल चल रहा है कार डिप्लोमेसी, तो वो यहाँ भी देखने को मिला कि यूएई के राष्ट्रपति और मोदी जी दोनों एक ही कार में और प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे। फिर क्या बात हुई और क्या मतलब एग्रीमेंट्स हुए, क्या एमओयू साइन किए गए, ये सारी एग्रीमेंट्स तो हमारे जो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें सब कुछ सामने आया। सब कुछ मतलब उतनी ही चीज़ें जो कि सामने आनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं आ सकती हैं सामने इस मामले में। तो मैं यही बोलने आया हूँ कि ये जो चेंज दिख रहा है अपने को, जो ग्लोबल टेंशन है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदलते रह रहे हैं और आजकल 2022 के बाद से तो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं थोड़ा सा मतलब आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये यूँ हो रहा है कि डॉलर का जो मोनोपोली है ना, वो टूट रहा है। अब डॉलर का मोनोपोली क्यों टूट रहा है, लोग क्यों भाग रहे हैं डॉलर से? क्योंकि डॉलर को अमेरिका ने वेपनाइज कर दिया। और ये वेपनाइज तो बहुत पहले से किया, धीरे धीरे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब से ही डॉलर एक वेपन की तरह यूज होने लगा। उससे पहले दुनिया में पाउंड का बोलबाला था, लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो अमेरिका ने डॉलर को पुश किया और डॉलर एक वेपन की तरह यूज हुआ। शुरुआत में तो नहीं पता चला लोगों को, मतलब कंट्रीज़ को, क्योंकि ये सब चीज़ें धीरे धीरे। ये पता कब चला? तो जब 2022 में जब रसिया जैसे बड़े देश के 300 बिलियन डॉलर जो फॉरेक्स रिजर्व था उसको अमेरिका ने फ्रीज कर दिया। जस्ट इमेजिन कि किसी देश के इतने बड़े फॉरेक्स रिजर्व को अमेरिका फ्रीज कर देता है, मतलब वो उसकी वैल्यू जीरो हो गई और स्विफ्ट से उसको बाहर कर देता है रसिया को। तब जा कर के लोगों का दिमाग, मतलब बहुत सारी देशों का दिमाग समझ में आया, मतलब दिमाग सन्ना आ गया कि भाई डॉलर तो एज अ वेपन यूज हो रहा है। अब एज अ वेपन अगर इसको अमेरिका कभी भी फ्रीज कर सकता है, मतलब इसको तो हमारे पास तो इसका कोई वो है ही नहीं। और जब स्विफ्ट से बाहर कर देगा तो फिर हम कैसे करेंगे? मतलब अपना जितना भी हमारा फॉरेन का मतलब व्यापार हो रहा है वो सब डॉलर में ही हो रहा है। तो अब जैसे ही बाहर कर दिया तो अब हमारे पास तो पैसा जीरो है बाहर एक्सचेंज करने के लिए। तो रसिया जैसी बड़ी इकोनॉमी, बड़ा देश, इस चीज़ को पिछले 4 साल से कैसे सरवाइव कर रहा है, जो छोटे छोटे देश हैं। तो उसको अगर ऐसा कर दिया अमेरिका, फिर क्या होगा? और तभी से मतलब 2022 के बाद से ही जो भी फॉरेक्स रिजर्व्स है और वो जो कम होने लगा, मतलब बहुत सारे देशों का आप देखोगे, जैसे इंडिया ने भी डॉलर को फॉरेक्स रिजर्व के रूप में बहुत सारा कम किया है और सारे फॉरेक्स रिजर्व को लगभग गोल्ड में मतलब कन्वर्ट किया जा रहा है। और सिर्फ इंडिया नहीं, जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड को परचेज कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि अब धीरे धीरे दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है। और जैसा कि पिछले कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज भी आपस में मतलब लोकल करेंसीज में व्यापार कर रही है। और ब्रिक्स के अलावा भी बहुत सारे देश के साथ हमारा हुआ है, मतलब एमओयू साइन किया है इंडिया ने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बहुत सारी चीज़ें, जिसमें कि हम लोग अब डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे। और जैसे रूस के साथ तो अब शुरू भी हो गया, डॉलर की तो ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे हम लोग लोकल करेंसी में कर रहे हैं। चाइना के भी साथ डॉलर युआन दोनों में कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इसराइल
के साथ भी यही हुआ है कि इजराइल ने भी फाइनली ये मान लिया है कि अब हमको डॉलर के अलावा मतलब धीरे धीरे चीज़ें शिफ्ट होती हैं, एक बार में तो ऐसा कुछ है नहीं कि एक ही बार में शिफ्ट होगा, लेकिन बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है। दुनिया भर में डॉलर अब मात्र जो फॉरेक्स रिजर्व है दुनिया भर की कंट्रीज में, तो अब मात्र 40% ही, मतलब 100% अगर मान लो कि फॉरेक्स रिजर्व है किसी देश का, तो उसका मात्र 40% ही डॉलर में रख रहा है और बाकी कन्वर्ट हो चुका है लगभग गोल्ड में और अदर चीज़ों। तो इसके पीछे जो दुनिया में पावर शिफ्टिंग हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। और जो अगर इमीडिएट कारण पूछा जाए कि क्यों अचानक से क्यों उनका आना हुआ, तो अचानक से आने का रीज़न यही है क्योंकि सऊदी अरब और यूएई के बीच टेंशन बढ़ गई है। कुछ दिनों मतलब 4-5 दिनों पहले एक खबर आई थी कि यूएई के एक मतलब जहाज़ को सऊदी ने बम्बार्ड कर दिया था कराची एयरबेस पे, मतलब कराची पोर्ट पे। तो इसके कारण से ये भी है। अब दूसरा रीज़न ये है कि एक जो नाटो लाइक स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, इस्लामिक नाटो जिसको बोलते हैं, ये इसमें भी ट्रंप का ही योगदान है। ट्रंप ने ही ये आइडिया रखा है, जिसका हेड तुर्की अपने मतलब तुर्की अर्दोगान अपने आप को समझता है और बनाना चाहता है। और उसमें पाकिस्तान तो भाई उम्मा है, मतलब उम्मा में शामिल होना ही है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब, ये 3 मुख्य देश हैं। इसमें और भी देश इंटरेस्टेड है, इजिप्ट भी इंटरेस्टेड है जाने के लिए। तो ये भी एक तरह का कोलिशन फॉर्म हो रहा है पूरे दुनिया में। तो इससे भी बचने के लिए मतलब ये भी एक तरह का मतलब बोला जाए कि हाँ, इससे भी बचने के लिए बहुत सारे देश ब्रिक्स में आ रहे हैं। और ब्रिक्स के अलावा भी भारत को एक न्यूट्रल वेन्यू की तरफ पूरी दुनिया देख रही है और एक पावरफुल कंट्री की तरह देख रही है। जिस तरह से पिछले मतलब 7-8 सालों से भारत ने सर्ज किया है अपने आप को, और भारत की जो विदेश नीति रही है, तो इस सर्ज के कारण भारत एक ताकतवर फोर्स के रूप में दुनिया में उभर रहा है और दुनिया इसको अब होपफुल मतलब एक ब्राइट स्टार की तरह देख रही है। तो इस कारण से। और दूसरा रीज़न मैं आपको बताऊं तो दूसरा रीज़न ये है कि अभी जो ईरान की जो हालत है, तो ईरान अगर किसी भी दिन बस्ट करेगा, जैसे अमेरिका में भी हमला कर दे, अमेरिका उसको घेर भी रहा है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हुई कि ईरान फिर से बस्ट किया, तो हो सकता है कि यूएई कट ऑफ हो जाए। कट ऑफ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ओमान से उसका एक कनेक्शन है, मतलब वो उसके बॉर्डर शेयर्स होते हैं। तो ओमान से भारत का भी रिलेशन अच्छा है और यूएई भी अपने आप को, और यूएई से रिलेशन तभी से अच्छा होने लगा, मतलब यूएई से मतलब पिछले 3-4 सालों से यूएई के तरफ भारत का झुकाव ज़्यादा है बशर्ते कि सऊदी अरब। और इसके कारण ही आपने देखा भी होगा कि 2024 में ही यूएई में एक जो बीएपीएस मतलब एक मंदिर जो बना, हिंदू मंदिर, पहला हिंदू मंदिर, वहाँ पे मोदी जी उद्घाटन के लिए भी गए थे। और वो जो ज़मीन दी गई थी वो वहाँ के राजा ने मतलब वहाँ की सरकारी ज़मीन को मंदिर को दान किया और फिर वहाँ मंदिर बना, भव्य मंदिर बना। तो भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया था। तो वहीं से देखा जा रहा है कि तभी से यूएई की तरफ झुकाव भी है। और जो अभी जो मतलब 105 मिनट के दौरे में जो भी समझौता हुआ, वो तो बहुत सारी डिटेल्स बाहर आई भी हैं। उसमें से जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो है कि यूएई भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। और ब्रह्मोस से सबसे ज़्यादा डर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को लगता है, क्योंकि उसने एक बार स्वाद चखा है ब्रह्मोस का। तो ब्रह्मोस खरीदेगा। और यूएई फ्रांस से राफेल भी खरीद रहा है। 80 राफेल का ऑर्डर हो चुका है, जो कि दिसंबर 2026 से उसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। और इसका बहुत सारा हिस्सा मतलब भारत से भी सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि भारत भी अब राफेल बनाएगा। भारत ने भी 114 राफेल का जो ऑर्डर प्लेस किया है, उसमें से 90% उसका प्रोडक्शन भारत में ही होगा, मतलब भारत में राफेल का प्रोडक्शन होगा। तो मुझे लगता है कि ये मतलब लगभग 114 में से 82 राफेल भारत में खुद बनेगा, जो भारत के लिए ही है। तो उसके अलावा वो जो सऊदी अरब जो ले रहा है, मतलब
यूएई जो ले रहा है, तो यूएई को भी जो जाएगा 80 में से कुछ हमको लगता है कि वो भारत से भी सप्लाई किया जाएगा। और उसमें भारत में बना हुआ जो मतलब उसके जो मिसाइल्स हैं, जो इंडियन मिसाइल्स होंगे, मतलब जैसे पिनाका और बहुत सारे असला बारूद, वो सब भारत अपना खुद उसमें लगाएगा विथ सोर्स कोड। सोर्स कोड पे कुछ मसला फंस रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सोर्स कोड भी आएगा। और कुछ हो सकता है बेसिक कोड्स, मतलब जो मेन कोड हो वो सब दे या ना दे, नहीं भी दे सकता है, क्योंकि किसी ने अगर उसको मतलब कोई देश इतना मेहनत करके उसको बना रहा है तो हो सकता है कि मेन कोड ना दे। लेकिन बहुत सारे कोड्स और बहुत सारी तकनीकी चेंज, मतलब इंटरचेंज भी होंगे। और जो क्रायोजेनिक इंजन है वो भी भारत में ही बनेगा, तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी ये है। और उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि अमेरिका की दादागिरी धीरे धीरे ही सही लेकिन अब ख़त्म होती हुई दिख रही है, डाउनफॉल में जा रहा है। तो और अभी यूएई और सऊदी अरब के बीच जो टेंशन है, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि जो मिडिल ईस्ट की जितनी भी देश है वो बारूद की ढेर पे खड़ी है। कब बस्ट करे कोई नहीं जानता, हर देश में कुछ ना कुछ चल रहा है। और तो कहना मुश्किल है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन किस ओर करवट लेगा। लेकिन अगर आप मेरा मतलब मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे लगता है कि जब भी कोई बड़ा पावर शिफ्ट होता है, तो मतलब जब भी दुनिया करवट लेती है तो ऐसा सिचुएशंस बनता ही है। और इस सिचुएशंस में जो देश अपने आप को फर्मली और डिसीजन मेकिंग तौर पे मतलब दूरदर्शितापूर्ण डिसीजन लेते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि भारत की जो केंद्रीय सरकार है, जिसमें नरेंद्र मोदी के अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट, जैसे जयशंकर साहब एक अपने आप में एक बड़ी हस्ती, डोभाल साहब, तो मुझे लगता है कि ज़रूर भारत और जो भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी है और भारत की ताकत, तो उसको देख करके मुझे लगता है कि भारत आने वाले समय में इस मतलब एक बार जो समुद्र मंथन जो चल रहा है दुनिया का, इसके बाद जरूर अमृत निकलेगा और भारत एक बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। ये होता ही है, समय ऐसे ही बदलता है। तो जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होता है मैं आपको इस पे आगे ज़रूर अपडेट लाऊंगा। और आप अगर इससे आप जो वीडियो आप मेरा देख रहे हैं उसमें से अगर आपको कुछ भी यूजफुल लग रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, या आपके मन में जो भी सवाल है ये मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं आगे उस पर और भी वीडियोज़ बना सकूं। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। द वॉइस ऑफ आर्यावर्त को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।